हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन आपके 15 जून को होने वाले पीटीईटी के एग्ज़ाम के लिए जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न ना बार बार परीक्षा में पूछते रहते हैं। वो प्रश्न मैं छाट के आपके लिए लाया हूँ, तो आपको एंड तक क्लास को देखना है, ठीक है। और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन एक जोरदार मोटिवेशन के साथ कि कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, भटकते भटकते ही सही, लेकिन अपने को अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस अपन को लगातार मेहनत करता रहना है, ठीक है। और मैं भी ईश्वर से कामना करूँगा कि आपको आपकी मंजिल जल्दी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न में अपन से पूछा है कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। बताइए, जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को या फिर उदयपुर को। तो देखो भाई, अपन से पूछा था कि जो रातानाडा हवाई अड्डा है ना, ये अपनी सेवाएं किसको उपलब्ध कराता है। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है जोधपुर को। बिल्कुल, जो रातानाडा हवाई अड्डा है ये जोधपुर को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है। यानी कि साफ साफ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। बताओ, जैसलमेर का, धौलपुर का, टोंक का या फिर बाड़मेर का। तो देखिए, अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह अपना ऑप्शन बी धौलपुर। बिल्कुल, जो धौलपुर जिला है ना इसका लिंगानुपात सबसे कम था, ग्रामीण लिंगानुपात, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको जनसंख्या से लेकर एक ना एक प्रश्न जरूर पूछेगा। और जनसंख्या से प्रश्न आएगा ना तो वो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग ही चलेगा, क्योंकि अभी नए आंकड़े आए नहीं है। तो जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ना, एक बार उनको देख लेना ताकि आपका ये प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी धौलपुर, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था। बताइए, 1989, 1992, 1996 या फिर 1999। तो आपकी बिसलपुर बांध का निर्माण है ना वो पूरा हुआ था 1999 यानी कि 1999 में। कब हुआ था, 1999। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान रखता है। देखो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर अपन से जल उपलब्धता के आधार पर पूछा है, ठीक है। यानी कि जल उपलब्धता के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सा नदी बेसिन है। बताइए, बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन या फिर साबरमती बेसिन। तो राजस्थान में जल उपलब्धता के आधार पर सेकंड नंबर का जो बेसिन है ना वो है आपका माही बेसिन। कौन सा है, माही बेसिन। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, तो फर्स्ट स्थान पर अपना बनास नदी बेसिन है, जो जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय स्थान पर अपना माही आ जाएगा। थर्ड स्थान पर अपना चंबल है, जो कि लगभग 29,000 करोड़ घन मीटर उसके पास जल है। इसके बाद अपना लूनी है, फिर साबरमती है 5वें नंबर पर, ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, दो कथन दिए हुए हैं कि कथन ए में कहा है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और कथन आर दिया है कि सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है। अब अपन को बताना है कि इन प्रश्नों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो कथन ए अपन से कह रहा था कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान पाए जाते हैं। और कथन आर कह रहा है कि सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाते हैं। बिल्कुल गलत कथन है। नहीं, जो सागवान है ना ये अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर पाते, इसी वजह तो उष्ण क्षेत्र यानी कि अपने दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। अब बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो ये अपने ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, एंटी सोल्स मृदा, ठीक है। पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग या फिर पूर्वी भाग। तो देखिए, एंटी सोल्स मृदा यानी कि जो नई नई मृदा है, यानी कि जो युवा मृदा है जिसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, वो पाई जाती है अपने पश्चिमी भाग में। कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिमी भाग, यानी कि जो अपना थार का मरुस्थल है उसमें एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है, ठीक है। यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। देखो, यहाँ पर अच्छे से लेकर प्रश्न को पढ़ना है। नेगेटिव पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। डोलामाइट, बाजला काबरा, बिल्कुल सही है। डोलामाइट जो है ये बाजला काबरा में मिलता है। फ्लोराइट, मांडो की पाल, बिल्कुल ये भी सही है। सीसा जस्ता, रामपुरा आगूचा, बिल्कुल ये भी सही है। रोक फास्फेट, बरोडिया, नहीं ये गलत है।
जो रॉक फास्फेट है ना, ये आपके झामरकोटरा में निकलता है, ये अपन सबको पता है, लेकिन ये बरोड़िया में नहीं निकलता है। ठीक है, तो अपना सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो रॉक फास्फेट और बरोड़िया का युग्म है ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? बताइए, जैसलमेर में, बूंदी में, पाली में या फिर राजसमंद। देखो अपन से पूछा था कि आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान यानी कि जो आकल वुड जीवाश्म पार्क है ना, वो कौन से जिले में है? तो आपने पढ़ा हो तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था कि जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल सा प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? बताओ, रामसर अजमेर में, समदड़ी बाड़मेर में, थुम्बुली गांव बाड़मेर में या फिर शिवाना जालोर में। तो आपके गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है ना, ये स्थित है आपके थुम्बेली गांव बाड़मेर में। कहाँ पर है? थुम्बेली गांव बाड़मेर में। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? बताइए, जो मलाज खंड है ना, वो कौन से खनिज उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट से, तांबा से, लौह अयस्क से या फिर हीरा से। तो देखिए, जो मलाज खंड है ना, ये अपने तांबा से संबंधित है, यानी कि जो मलाज खंड क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक तांबा निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, जिसे अपन नाबार्ड कहते हैं ना, उसकी स्थापना हुई थी, यानी कि कौन से वर्ष में उसकी स्थापना हुई थी? बताओ, 12 जुलाई 1986 को, 12 जुलाई 1978 को, 12 जुलाई 1982 को या फिर 12 जुलाई 1992 को। तो आपके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि जो नाबार्ड बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी आपके 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अच्छे से लेकर याद रखना है। ठीक है, एक न एक संस्था तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सुमेलित सही सुमेलित है? देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसने पूछा है कि कौन सा राज्य और कोयला क्षेत्र सही सुमेलित है, यानी कि इसमें से 3 गलत है और एक सही सुमेलित है, वो अपने को टिक करना है। तो बताओ, मध्य प्रदेश का रामगढ़ क्षेत्र बिल्कुल सही है। जो मध्य प्रदेश का रामगढ़ क्षेत्र है ना, ये रामगढ़ क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? यानी कि आपसे पूछा है कि भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे ज़्यादा कॉफी कहाँ पर उत्पादित होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे क्रम में आपको जमाना है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी है ना, सबसे पहले तो कर्नाटका में होती है, फिर उसके बाद केरल में होती है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में होती है और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है, पहले कर्नाटका, फिर केरल, फिर उसके बाद तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। अब अपने को इसको घटते हुए क्रम में जमाना है। ठीक है, तो देख लो अभी कौन से क्रम में है, तो ये अपना ऑप्शन सी में है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नाम ही ऐसा इसका कि वेदांतांगल ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो आपके वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि 2025 की स्थिति के अनुसार घोषित भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ है, यानी कि रामसर साइट है ना, वो भारत में कितनी है? बताइए, 72, 75, 48 या फिर 91। तो देखो 2025 के अकॉर्डिंग पूछा है तो अपने 91 हो गई है। पहले 89 थी, लेकिन 5 जून 2025 को 2 यानी कि राजस्थान के 2 गांव है ना, उनको रामसर साइट में और शामिल कर लिया है, तो 91 हो गई है। अब राजस्थान के कौन से 2 गाँव शामिल किए हैं? तो एक तो किया है कि उदयपुर का मीनार क्षेत्र और दूसरा किया है फलोदी का कीचड़ गांव। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा कि पहले 89 थी, अब 91 हो गई है। करंट का क्वेश्चन है तो याद रखना, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए, अल्पाइन वन, सवाना वन, उष्णकटिबंधीय वन या फिर मानसूनी वन। तो देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर है ना, आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक सदाबहार क्षमता विद्यमान है? यानी कि साफ साफ अपन से पूछा है कि भारत के कौन से राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। बताओ,
तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर कर्नाटका में? तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात। बिल्कुल, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक सदाबहार क्षमता है ना, वो अपने गुजरात में स्थित है। और बात करें अपने राजस्थान की, तो अपने राजस्थान सेकंड नंबर पर इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो गुजरात है वहाँ पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक सदाबहार क्षमता विकसित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, चिनाब पर, रावी पर, व्यास पर या फिर झेलम पर? तो देखो भाई, अपन से पूछा था कि जो सलाल परियोजना है ना, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आपके चिनाब नदी पर स्थित है। और बात करें कौन सी जगह, तो ये आपके जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? यानी कि आपसे पूछा है कि जो वरिक वंश है ना, इसने राजपुताना में कौन से क्षेत्र पर शासन किया था? बताओ, बदनौर में, बयाना में, अलवर में या फिर अजमेर में? तो देखिए, वरिक वंश यानी कि बहुत से विद्यार्थी है ना, ये वरिक वंश को पहली बार नाम सुन रहे होंगे, लेकिन जो वरिक वंश है ना, इसने शासन किया था आपके बयाना क्षेत्र पर। कौन से क्षेत्र पर किया था? बयाना क्षेत्र। बिल्कुल, जो भरतपुर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर वरिक वंश ने शासन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है? देखो, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक नाट्य है, एक तरफ स्थान है। अब गलत कौन सा है ये बताना है। नौटंकी, भरतपुर और धौलपुर बिल्कुल सही है। नौटंकी भरतपुर धौलपुर में ही खेला जाता है। तमाशा लोकनाट्य उदयपुर, ये भी सही है। तुर्रा कलंगी मारवाड़, नहीं ये गलत है। जो तुर्रा कलंगी है ना, ये आपके मारवाड़ में नहीं है, ये आपके मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर, बिल्कुल ये भी सही है। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो तुर्रा कलंगी है ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है दोस्तों, अगोनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। यानी कि जो आपके अंगोटिया, अगोनिया और सुरलिया आभूषण है ना, ये शरीर के कौन से अंग में पहने जाते हैं? बताइए, सिर पर, कलाई पर, कानों में या फिर पैरों में? तो आपके अंगोटिया, सुरलिया और अंगोनिया ना, ये अपने कानों में पहनते हैं। कहाँ पर पहनते हैं? कानों में। बिल्कुल, महिलाएं अपने कानों में पहनती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? बताइए, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, यानी कि महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान सा हो जाएगा। अब बताओ, 1580 में, 1576 में, 1582 में या 1585 में? तो महाराणा प्रताप ने अपनी चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। कब बनाया? 1585 में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? बताइए, गुर्जर प्रतिहार काल से, चौहान काल से, गुहिल सिसोदिया काल से या फिर राठौड़ काल से? तो देखो भाई, अपन से पूछा था कि आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है ना, उनका संबंध किस काल से है? तो उनका संबंध है आपके गुर्जर प्रतिहार काल से। किससे है? गुर्जर प्रतिहार काल से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? बताइए, हमीर हट जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था? जोधराज ने, चंद्रशेखर ने, दलपत ने या फिर केशव देव ने? तो देखिए, हमीर हट लिखा था आपके चंद्रशेखर ने। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने। बिल्कुल, जो चंद्रशेखर है वो बहुत ही हठी आदमी था, इसलिए उसने हमीर हट लिखा। ऐसे करके आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। यानी कि अपन से पूछा है कि जो युद्ध पहले लड़ा गया उसे पहले रखिए और जो बाद में लड़ा गया उसे बाद में रखिए। ऐसे करके उसको क्रम में जमाइए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, अब आपको बताना है कि गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, बयाना का युद्ध और मावली का युद्ध ये कब लड़े गए थे। अगर आपको ये पता है तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो गागरोन का युद्ध है ना, ये लड़ा गया था आपके 1519 में। कब लड़ा गया? 1519 में राणा सांगा ने लड़ा था। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध, ये सारंगपुर का युद्ध लड़ा था आपके राणा कुंभा ने, वो लड़ा था 1437 ईस्वी में। कब लड़ा? 1437 ईस्वी में गुजरात के शासकों से। ठीक है, बयाना के युद्ध आपको पता ही होगा कि बयाना भरतपुर में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में, ये तो आपको पता ही होगा। और एक है मावली का युद्ध, जो मावली का युद्ध है ना, ये इब्राहिम और बाबर ने लड़ा था 1526 में। कब लड़ा था? 1526 में। अब अपने को इनको कर्म के अनुसार जमाना है, तो बताओ सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध, फिर उसके बाद 1519 यानी कि गागरोन का युद्ध। अब बताइए ये जो कर्म है वो कौन से में आ रहा है? पहले में अपने को सेकंड करना है, यानी कि फर्स्ट में सेकंड, दो जगह ऑप्शन है, ए में और इसमें बी में। अब उसके बाद है गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध सेकंड ऑप्शन में है, तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो
पहले सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया, फिर गागरोन का युद्ध लड़ा गया, फिर मावली का युद्ध लड़ा, फिर बयाना का युद्ध लड़ा गया, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है, बताइए। यानी कि जो उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री ट्रेन है ये किसके मध्य चलती है, कौन कौन से स्थानों के मध्य चलती है, ये आपसे पूछा है। तो बताओ, दिल्ली और कालका के बीच, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच, चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच, या फिर विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच। तो आपकी जो प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन है ना ये चलती है आपके बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच। किस किस के बीच चलती है, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि सम्मिलित कीजिए, यानी कि अब अपने को सम्मिलित करवा रहा है, और यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक न एक प्रश्न आपको सम्मिलित करने वाला एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक तरफ लोक देवता दिए हैं, एक तरफ उनका जन्म स्थान दिया है। बताओ, गोगा जी का संबंध किससे था, तो गोगा जी का संबंध था ददरेवा चूरू, यानी इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। पाबू जी का जन्म हुआ था आपके कोल्लू में। हड़बू जी का जन्म हुआ था अपने बुडेल गांव नागौर में, है ना। और फत्ता जी का जन्म हुआ था सांतू गांव पाली में। तो अब बताओ इनका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो, गोगा जी, यानी कि जो गोगा जी है ना वो सेकंड आएगा, यानी कि फर्स्ट में सेकंड आएगा। कौन सा आएगा, फर्स्ट में सेकंड। अब फर्स्ट में देख लो, फर्स्ट में सेकंड कौन से ऑप्शन में है, तो फर्स्ट में सेकंड अपने बी ऑप्शन में है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको एग्जाम में ना ये पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको फर्स्ट और लास्ट सोल्व करना है। अगर फर्स्ट और लास्ट सोल्व करने से आपको आपका आंसर मिल जाता है तो आप टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि पेपर में अपने को इतना टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, फिलहाल अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, जो सम्मिलित नहीं है ना उसको टिक करना है अपन को। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, बिल्कुल सही है। जो चंद्रभागा मेला है वो चंद्रा नदी के किनारे झालावाड़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, बिल्कुल ये भी सही है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, नहीं ये गलत है। जो आपका शिवरात्रि पशु मेला है ना ये आपके करौली में लगता है। कहाँ पर लगता है, करौली में। और बात करें रामदेव पशु मेले की तो ये नागौर में लगता है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो शिवरात्रि पशु मेला है ये सवाई माधोपुर में नहीं बढ़ता है, बल्कि ये करौली में बढ़ता है, इसलिए ये गलत युग में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। यानी कि वो कौन सा ग्रंथकार या रचनाकार है जिन्होंने अपने ग्रंथों का नाम है ना महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। बताओ, भाऊ भट्ट, लोचन, हरदे नारायण देव, या फिर पुंडरीक विट्ठल। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाऊ भट्ट। बिल्कुल, जो भाऊ भट्ट था उसने अपने ग्रंथों का नाम महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। यानी आपको जो 4 कथन दिए हुए हैं उनमें से कालीबंगा से संबंधित कौन सा नहीं है वो अपन को टिक करना है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, बिल्कुल सही है, मिले थे। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, ये भी सही है, बिल्कुल साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइजी पियो टेसिटोरी ने की, नहीं ये गलत है। एलपी टेसिटोरी ने कालीबंगा की खोज नहीं की थी, बल्कि कालीबंगा की खोज की थी आपके अमलानंद घोष ने 1952 में। ठीक है, और आगे है कि प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि जो कालीबंगा की खोज है वो एलपी टेसिटोरी ने नहीं करी थी। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये गलत कथन है। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि वो कौन से संत है जिन्हें नरसिंह भी बोलते हैं। बताओ, संत रामचरण जी, कवि दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, या संत रज्जब जी। तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन बी, कवि दुर्लभ जी। बिल्कुल, जो कवि दुर्लभ जी है इन्हें नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है, और जो कवि दुर्लभ जी है ये सगुण भक्ति परंपरा के कवि है या संत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। बताइए, कौन सी देवी के गीत गाते हैं कनफटे जोगी, जीण माता के, नागणेची माता के, शीतला माता के, या फिर सकराय माता के। तो देखो, कनफटे जोगी है ना वो डमरू और सारंगी के साथ जीण माता के गीत गाते हैं। कौन सी माता के गीत गाते हैं, जीण माता के। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। बताइए, मैं आपको बता दूं जो अंत्येष्टि स्थल है ना इसे शमशान घाट कहते हैं। बिल्कुल, जो शमशान घाट है मेवाड़ राजघराने का उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा है। तो बताओ, कागा,
गेटोर, महासतिया या फिर बड़ा बाग। तो आपके मेवाड़ राजघराने का जो अंत्येष्टि स्थल यानी शमशान घाट स्थल है ना, उसका नाम है महासतिया। कौन सा है? महासतिया। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले। बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछ लिया है, आपसे भी पूछ सकते हैं। तो बताओ बौद्ध धर्म के जो पुरातात्विक अवशेष है ना वो कहाँ मिले थे? बेराट विराटनगर में, माध्यमिका नगरी में, नलियासर सांबर में या फिर रेड टोक में। तो आपके जो बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अवशेष है ना वो मिले थे अपने बेराट में। कहाँ पे मिले? बेराट विराटनगर में, जिसका पहले नाम विराटनगर था, वहाँ पर मिले थे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि लोक कला मंदिर है ये कौन सी जगह पर स्थित है? बताइए, जोधपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर। तो देखिए आपके लोक कला मंदिर है ना ये आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, और बहुत सी बार आपको लोक कला मंदिर न मिलकर लोक कला मंडल भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है और उदयपुर में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। अब इसके लिए आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि वेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेली कृष्ण रुक्मणी री है ना इसके रचयिता आपके पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के थे। ठीक है, अब बात करें बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपके अकबर के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? अकबर के। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तशिल्प कला से है? बताइए, टेराकोटा से, ब्लू पोटरी से, कास्ट कला से या फिर थेवा कला से। तो देखिए गोपाल सैनी का संबंध है ना वो राजस्थान की ब्लू पोटरी हस्तकला से। कहीं से है? ब्लू पोटरी से। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? बताइए, डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा में। तो देखिए राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी है ना ये आपके स्थापित की गई थी उदयपुर में। कहाँ पर स्थापित की गई? उदयपुर में। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान निम्न में से कौन सा था? बताइए, यानी कि जो कर्नल जेम्स टोड है ना उन्होंने मीणाओं की उत्पत्ति कहाँ से बताई? आबू पर्वतमाला, कालिको पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी या फिर काली घाटी पर्वतमाला। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का जो मूल स्थान है ना वो बताया उन्होंने कालिको की पर्वतमाला। कहाँ पर बताया? कालिको की पर्वतमाला। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि बडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? यानी कि जो बडोली कोटा के शिव मंदिर है ना उसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ, तोरमान ने, मिहिर कुल ने, भोज परमार ने या फिर भोज प्रतिहार ने। तो देखिए बडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था आपके परमार शासक भोज ने, यानी कि भोज परमार ने करवाया था। किसने करवाया? भोज परमार ने। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इलान देणी आपनी हाल रिया हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाए माए। उक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? यानी कि जो उक्त पंक्तियाँ हैं ना ये कौन से ग्रंथ में लिखित है? बताइए, वंश भास्कर, वीर सतसई, कानड़देव प्रबंध या फिर पृथ्वीराज रासो। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीर सतसई। बिल्कुल, जो वीर सतसई है जिसके रचनाकार आपके सूर्यमल मिशन है जिनका संबंध बूंदी से, उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी कि इलाना देणी आपनी हाल रियो हुल राय, पूत सिखावे पालने मरण बनाए माए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपने क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? बताइए, वो कौन सा नेता था जिन्होंने भूख हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई थी? रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल शर्मा या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो देखिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ना वो है आपके ऑप्शन डी, बाल मुकुंद बिस्सा। बिल्कुल, जो बाल मुकुंद बिस्सा है इन्होंने भूख हड़ताल की थी और इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए इनको हम राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था, यानी कि जो 4 उद्देश्य दिए हुए हैं इनमें से मार्लो मिंटो का क्या उद्देश्य था? बताइए, शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल,
केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। तो अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ना, वो होगा कि जो पार्लियामेंटो सुधारों का उद्देश्य था वो सिर्फ एक ही था, और वो था ऑप्शन थर्ड कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की स्थापना करना। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 3। अब बताओ केवल 3 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस का जब भी आप उत्तर दो ना, तो अपने विवेक से देना, क्योंकि इसमें दो दो ऑप्शन रहते हैं, तो बहुत सी बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो अपने को अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, यानी कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक किसकी कृति है, बताइए। सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सागरमल गोपा। बिल्कुल, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक सागरमल गोपा ने लिखी थी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें जेल में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन है ना, इससे कौन सा कथन संबंधित है, बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, 1905 का बंगाल विभाजन या फिर भारत सरकार अधिनियम 1909। तो देखिए लॉर्ड कर्जन से संबंधित है ना, वह आपके 1905 का बंगाल विभाजन। कौन सा है, 1905 का बंगाल विभाजन। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि संत हरिदास खालिस्तान संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी कि जो संत हरिदास है वो कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे, बताइए। निम्बार्क संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या फिर राम स्नेही संप्रदाय। तो देखिए संत हरिदास है ना, इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना करी, निरंजनी संप्रदाय। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।